नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके ही परिवार बीदा ब्रांड में। मैं हूं आशीष और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की सीरीज में चैप्टर नंबर 4 मुगल साम्राज्य के विषय में। हम मुगल साम्राज्य की बात करेंगे और पूर्णतः उनके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मुगल वंश के वंशज कहाँ के थे। तो मुगल जो वंशज थे वह दो लोगों के मिश्रण थे। कौन कौन से? एक तो मंगोल वंश से रिलेटेड थे और दूसरा तैमूर लंग से। किससे? मंगोल वंश और तैमूर लंग। पिता की ओर से ये लोग थे ईरान इराक पे शासन करने वाले तैमूर लंग। किससे? तैमूर लंग के वंशज थे। ठीक है। और दूसरा जो माता की ओर से थे लोग, यह थे चंगेज खां के वंशज। किसके? चंगेज खां से इनका उत्तराधिकारी था। ठीक है। इनकी माता जो थी वह चंगेज खां से रिलेटेड थी। हम बात करेंगे भारत के परिप्रेक्ष्य में बाबर के संबंध में। ठीक है। मुगल वंश को तो भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो देखते हैं कि 1494 में, कब? 1494 में फरगना में, कहाँ पे? फरगना जो कि अफगानिस्तान में हुआ करता था, अफगानिस्तान के आसपास का क्षेत्र था फरगना। वहाँ पे बाबर जो होता है वह अपना उत्तराधिकार करता है, अर्थात वहाँ पे अपना शासन प्रारंभ करता है। कब? 1494 में। और 1504 के अप्रॉक्स, कब? 1504 में। कब? 1504 में उसने काबुल पे कब्जा किया। कब? काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में काबुल है। ठीक है। देखिए ये है भारत का नक्शा, ये। ठीक है। इसे रफली मान लीजिए भारत का ये नक्शा है। ठीक है। भारत का नक्शा हम अभी देखेंगे तो ये था भारत का, ये पाकिस्तान जो आज का है, और उसके बगल में है ये अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान के थोड़ा सा आगे जाओगे तो यहाँ पे आता है ईरान इराक। क्या चीज़? इराक ईरान। और यहाँ पे तजाकिस्तान, या फिर उस समय था ये तुरान। क्या था ये? तुरान था। और जो बीच का ये जो क्षेत्र था, ये वाला क्षेत्र था फरगना, या फिर कह लीजिए मुगल वंश की उत्पत्ति का क्षेत्र था। ये कहाँ का? ये था मुगलों का ये था इलाका। किसका इलाका था ये? मुगलों का इलाका था। तो अब हम लोग जानते हैं कि क्योंकि उसने 1504 में काबुल पे कब्जा कर लिया यहाँ पे। ठीक है। लेकिन बाबर क्या था? बाबर को कुछ लोग परेशान करते थे। जैसे आप हैं तो आपको भी कुछ लोग परेशान करते होंगे, शांति से जीने तो देते नहीं होंगे। तो जो बाबर था, बाबर को परेशान कौन करता था? बाबर को परेशान करते थे उज्बेक। कौन? उज्बेकिस्तान के उज्बेकिस्तान के जो शासक थे। ठीक है। जो शासक थे वह उनको परेशान करता था। कैसे? देखिए ये भाई साहब बाबर हैं। ठीक है। बाबर क्योंकि प्रारंभ से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था, और वो महत्वाकांक्षा के कारण वह पहले तो भारत पे आक्रमण करना चाहता था, क्योंकि तैमूर लंग उसका जो प्राचीन वंशज था, उसने भारत पे 1398 में लूटपाट किया और लूटपाट करके वहाँ से ले गया। वह सपना कहाँ देखता था? भारत को जीतने का। ठीक है। 1398 में तैमूर लंग ने आक्रमण किया था। ठीक है। और वह सपना देखता था कि हम भारत को जीतेंगे आगे चल के। ठीक है। लेकिन वह भारत को भूल चुका तो धीरे धीरे, क्योंकि 1494 में वह उत्तराधिकार प्राप्त करता फरगना का। अब तक 1504 हो चुका था और बहुत ही समय बीत चुका था, तो धीरे धीरे वह भूल चुका था भारत का रास्ता किधर है। अब भाई साहब को भारत अर्थात भारत में आने के लिए उसको पूर्व की ओर चलना था। ठीक है। उत्तर पूर्व की ओर आना था, लेकिन वो भाई साहब पहुँच कहाँ गए? उत्तर पश्चिम की ओर पहुँच गए। और उत्तर पश्चिम में ये यहाँ पे धाकड़ भाई साहब तो थे ही। कौन? धाकड़ भाई साहब। और इनके पास एक से एक गोला बारूद था, तोपें थी। और भाई साहब जैसे ही जाते उनके पास पंगा लेने और गोला बारूद मार देते, धाए धाए धाए, और ये लौट आते। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब इन्होंने काबुल पे कब्जा कर लिया तो फिर एक समय ऐसा आया कि इन्होंने उज्बेकिस्तान को भी अपने अंडर में ले लिया, अर्थात उसको भी जीत लिया। अब जब उज्बेकिस्तान को जीत लिया तो इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन युद्ध कला सीखा। कौन सा? एक तो तोप चलाने वाली शिक्षा ले ली उज्बेकिस्तानियों से, और दूसरा तुगलगमा। क्या चीज़? तुगलगमा। ठीक है। तुगलमा जिसे कहते हैं। ठीक है। ये क्या है? तुगलमा एक युद्ध कला है जिसमें 3 प्रकार की सेनाएं देखो, सेना तो एक ही होती है, लेकिन उसको विभिन्न टुकड़ियों में क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। पहले जो सेना होता है जो सामने, वह आगे वालों से टक्कर लेता है, कुछ किनारे होती हैं, और एक टुकड़ी और जो बची होती है वह एकदम चुपके से जाती है, चुपके से जाके पीछे से अटैक करती है। कैसे? पीछे से जाके दबोच लेती है। वह पद्धति को इन्होंने सीख लिया, और उस पद्धति को सीखने के बाद इन्होंने भारत पे चढ़ाई की। कब? 1504 में काबुल के आगे आते 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 फिर पंजाब में इन्होंने 1518 में, कब? 1518 में
पंजाब के क्षेत्रों पर इन्होंने आक्रमण किया और वहाँ से बहुत अपार मात्रा में धन संपदा को लूटा और लूट के कहाँ चले गए वो? अफगानिस्तान अपने इलाके में चले गए, क्योंकि इनको नहीं पता था कि भारत की केंद्रीय शक्ति कहाँ पे स्थापित है, दिल्ली में है कि आगरा में, तो इनको इतना नहीं पता था। अब बात करते हैं आगे 1518, कुछ बहुत दिनों तक इन्होंने लूटपाट मचाया, बहुत सारी चीज़ें चलती रही, क्योंकि एक ही देश में या फिर कह लीजिए एक ही म्यान में दो तलवार तो नहीं रह सकती। तो एक दिन इनको पता चल गया भाई साहब को, बाबर को, कि इसकी जो केंद्रीय शक्ति है वह दिल्ली और आगरा से संचालित होती है। तो इन्होंने एक महत्वपूर्ण घटना यहाँ पे ये होती है कि जो उस समय दिल्ली सल्तनत पे कौन काजबीज था, वह लोधी वंश के इब्राहिम लोधी जी थे। ठीक है, इब्राहिम लोधी थे, उन्होंने दिल्ली पे अपना अधिकार जमाए रखा था। और यहाँ पे कौन थे? बाबर थे, जो कि उसके पश्चिमी क्षेत्र पे पूरा आंख गड़ाए बैठे हुए थे। अब विडंबना यह थी क्योंकि वह दिल्ली का सुल्तान था, उसके पास बहुत अधिक सेना थी और बाबर के पास बहुत कम सेना थी। और कहते हैं ना कि जो स्टंपिंग करता है वह विकेट कीपर ही होता है, अर्थात अपने ही क्या करते हैं, धोखा देते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा हुआ। इब्राहिम लोधी के ही कुछ घर के लोग थे जिन्होंने बाबर को न्योता दिया। अब बाबर भाई साहब को न्योता तो मिला, लेकिन न्योता मिला तो इनको पता चल गया कि केंद्रीय शक्ति कहाँ पे है। अब न्योता मिला तो फिर इन्होंने पूछा, बाबर ने वहाँ से जहाँ से न्योता आया था, पूछा कि भाई साहब ये तो बता दीजिए उसकी सेना कितनी है। बताया भाई बहुत बड़ी सेना है। कहा इतनी बड़ी सेना, अर्थात 2.5-3 लाख के करीब सेना हुआ करती थी। ठीक है, उससे अधिक थी। तो कहा इतनी सेना, उसके पास बहुत मुट्ठी भर सैनिक थे। तो बाबर ने कहा कि अब कैसे युद्ध हो, लेकिन बाबर ने हिम्मत किसी तरह जुटाया और वो आ गया। ठीक है, आया 1526 में। कब आया वो? 1526 में एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। कब? पानीपत का प्रथम युद्ध। अब पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ वह किन किन के मध्य हुआ? बाबर और इब्राहिम लोधी। किसके? बाबर प्लस लोधी। ठीक है, इब्राहिम लोधी के मध्य ये युद्ध हुआ। इस युद्ध में सबसे प्रथम बार, अर्थात सबसे पहली बार तोपों का प्रयोग हुआ था। कब? प्रथम बार, ये चीज़ ध्यान रख लीजिए, तोपों का प्रथम प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ। कब? तोपों का प्रथम बार उपयोग, ठीक है, प्रथम बार उपयोग 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में हुआ था। इसमें क्या हुआ? बाबर ने जीत लिया। ठीक है, बाबर ने इब्राहिम लोधी को युद्ध में ही मार दिया। तो इस प्रकार एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पे कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु लड़ते हुए उसी युद्ध क्षेत्र में हो गई? तो क्या देंगे उसका जवाब? उसका जवाब होगा इब्राहिम लोधी। क्या? इब्राहिम लोधी की मृत्यु रण क्षेत्र में ही हो गए। इस प्रकार दिल्ली पे मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। आगे हम लोग जानते हैं बाबर के विषय में। बाबर का जो कालखंड था वह 1526 से 1530 था और उसने 1526 में, ठीक है, कब? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा, जिसमें उसने इब्राहिम लोधी को क्या किया? परास्त किया। और परास्त करने के साथ उसको वहीं पे रण क्षेत्र में मार डाला और दिल्ली पे कब्जा किया और मुगल वंश की स्थापना की। उसी के एक साल बाद 1527 में महाराणा सांगा के साथ उसका युद्ध होता है, जो कि 1527 में खानवा का युद्ध होता है। उसी में महाराणा सांगा को उसने हराया। उसने अपने तुजुक ए बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई थी, कालांतर में बाबरनामा के नाम से प्रसिद्ध हुई उसकी आत्मकथा, उसमें उसने कहा था कि महाराणा सांगा बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक था। वह चाहता तो पूरे भारत में केंद्रीय शक्ति की स्थापना कर सकता था। ठीक है, तो कब? 1527 में उसने खानवा में राणा सांगा तथा राजपूत राजाओं को और उनके समर्थकों को हरा दिया। कब? खानवा के 1527 में युद्ध में। फिर उसने 1528 में चंदेरी का एक युद्ध लड़ा, जिसमें उसने राजपूत राजाओं को हराया। ठीक है, उसके बाद कुछ साल उसने शासन किया। उसके शासनकाल में ही अफगान में विद्रोह फिर से भड़क उठा और विद्रोह को शांत करने जाते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक, कब? 1530 में इस शासक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु से पहले दिल्ली और आगरा में मुगल नियंत्रण स्थापित कर देता है। इसकी महान उपलब्धि कह लीजिए कौन सी थी? यह थी दिल्ली और आगरा पर मुगल वंश का नियंत्रण करना। उसके बाद इसका ही पुत्र होता है हुमायूं, जो दिल्ली पे अपना स्थापित करता है राज्य। उसका कालखंड था पहले तो 1530 से 1540 तक आराम से शासन करता है। उसके बाद भाई साहब को बहुत तेज से किसी ने क्या किया? कौन?
भारत का शेर कहा जाने वाला शेरशाह सूरी, उसने इनको परास्त कर दिया। और भाई साहब परास्त होने के बाद ईरान भाग गए। कहाँ? ईरान भाग गए अपने भाइयों के पास। तो देखते हैं आगे। बाबर की वसीयत के अनुसार, देखिए जो इन मुगल वंश के शासकों की एक विशेषता रही है कि इनके जो शासक थे वह वसीयत लिखते थे। वसीयत में क्या लिखते थे? आपके अगर 4 भाई हैं तो उन चारों को आपके द्वारा जीता गया क्षेत्र एक एक प्रांत के रूप में मिल जाएगा। ठीक है, वही इसमें बता रहे हैं कि बाबर की वसीयत के अनुसार उसके प्रत्येक पुत्र को, अर्थात किसके? बाबर के प्रत्येक पुत्र को एक एक प्रांत मिला। कौन कौन सा? एक एक प्रांत मिला। भाई मिर्जा कामरान, तो हुमायूं का जो भाई था कौन था? मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षा बहुत अधिक थी और वह अफगानिस्तान हो गया, उसके आसपास का जो क्षेत्र था उस पर ही उसका अधिकार था। और उसकी महत्वाकांक्षा क्योंकि अधिक थी और हुमायूं भाई साहब थे ढीले ढाले और इनके सामने उसकी महत्वाकांक्षा अधिक पड़ गई। तो आगे क्या होता है? महत्वाकांक्षा के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने, कब? अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया, क्योंकि यह कमज़ोर दिखाई दे रहे थे उनके सबके सामने। वो भाई अफगान में रहने वाले, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले, उनका युद्ध कौशल अलग था। और ये भाई साहब गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में रहते थे। ठीक है, दोआब क्षेत्र कौन क्या होता हमने आपको बताया है। ठीक है, उस क्षेत्र में रहते थे, सपाट इलाके में। तो यहाँ पे इनको क्या होने लगी? दिक्कत होने लगी। अब हम लोग बात करेंगे शेरशाह सूरी की। और शेरशाह सूरी के विषय में कहा जाता है कि इन्होंने बचपन में ही शेर को क्या कर दिया था? मार डाला था। ठीक है, बचपन में ही शेर को मार दिया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया। कब? शेरशाह सूरी ने हुमायूं को 2 बार हराया। कब हराया? एक तो 1539 में, कहाँ पर? चौसा के युद्ध में। चौसा के युद्ध में इन्होंने पहली बार हुमायूं को हरा दिया। फिर उसी के 1 साल बाद कन्नौज का युद्ध होता है। कहाँ का? कन्नौज का युद्ध होता है 1540 में। और यहाँ पे इनको बहुत बुरी तरह हरा देता है शेरशाह सूरी हुमायूं को। और हुमायूं यहीं से दुम दबा के भाग जाता है ईरान। कहाँ पे? सफविद शाह के पास। कहाँ पे? सफविद शाह के बाद कन्नौज और चौसा की पराजयों के कारण हुमायूं को ईरान भागना पड़ा। कहाँ भागना पड़ा? ईरान भागना पड़ा। ईरान में हुमायूं ने सफविद शाह, कौन थे वहाँ का शासक? सफविद शाह था, उसकी मदद लिया। ठीक है, मदद लिया, कुछ साल वहीं पर रहा। उसके बाद 1555 में जब देखा कि दिल्ली की जो सत्ता है वह, क्योंकि शेरशाह सूरी की भी आकस्मिक मृत्यु हो गई और शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका जो क्षेत्र था वह सिमटने लगा था, जो शासक थे वह भी स्वतंत्र होने लगे थे। इसी समय सफविद शाह की मदद लेकर हुमायूं ने मौका देखा और पंजाब पे अपना कब्जा किया। फिर देखा दिल्ली का क्षेत्र जो है वो क्या हो गया? थोड़ा सा ढीला पड़ने लगा, तो दिल्ली पे क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कब कब्जा किया? 1555 में दिल्ली में पुनः अपने वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, फिर 1556 में आया। 1556 में भाई साहब ये क्योंकि पुस्तकों को पढ़ने के बड़े शौकीन हुआ करते थे, तो क्या हुआ, एक दिन हम लोगों की जैसे ही ये पुस्तकालय गए। ठीक है, हम लोग जाते हैं वापस तो चले आते हैं, लेकिन भाई साहब ये गए पुस्तकालय में, किताब देखे, हाँ बहुत सुंदर सुंदर किताब रखी है। एक किताब बहुत सुंदर थी, दिख रही थी। ठीक है, और भाई सीढ़ी लगा के उतारे तो, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या हो गए? फिसल गए पुस्तकालय में। और फिसल गए तो अचानक भाई साहब की मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो गई तो भाई यहीं से इनका क्या होगा? खेला खत्म हो गया। अब इसके बाद कब इनकी मृत्यु हो जाती है? मृत्यु जान लीजिए 1556 में इनकी मृत्यु हो जाती है, पुस्तकालय में फिसलने के कारण आकस्मिक मृत्यु होती है। उसके बाद आते हैं अकबर भाई साहब। अकबर के बाद आते हैं जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे अकबर के विषय में। अकबर का जो कालखंड है वह 1556 से 1605 ईस्वी तक का कालखंड था। 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर जो है वह दिल्ली का शासक बन बैठा। इसके शासनकाल को हम 3 कालखंड में बात करेंगे और आगे जानेंगे। तो पहला जो कालखंड था वह था 1556 से 1570 के ईस्वी के मध्य के विषय में। ठीक है, देखिए अकबर जो था वह अभी छोटा बालक था। ठीक है, वह सुल्तान बन गया था, तो उसका कोई संरक्षक तो होगा ही जो सलाह मशूरा करके बताएगा कि यहाँ पे आक्रमण हो रहा है, इसको कैसे हल करना चाहिए। तो वो संरक्षक कौन थे? बैरम खां। जैसे आपके पिताजी हैं, आपको विभिन्न प्रकार के सुझाव दिया करते हैं, आवश्यकता पड़ती है तो सामान ला के देते हैं, वैसे ही बैरम खां जी थे। ठीक है, यह थे अकबर के संरक्षक और बताते थे कि आपको कहाँ पे क्या करना है।
फिर क्या हुआ, बीच में इन दोनों के मध्य में मतभेद हो गया, और मतभेद हो गया तो फिर बात मारने मरने वाली बात आ गई। तो फिर क्या किया, इन सबसे छुटकारा पाने के लिए अकबर ने बैरम खां को हज करने के लिए भेज दिया मक्का। बीच में उनकी वहां पे मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार क्या हो गया, अकबर बैरम खां से स्वतंत्र हो गए। दूसरी बात आगे देखते हैं, उसने सूरी कौन, शेरशाह सूरी, ठीक है, वह अन्य अफगानों, देखिए भारत में मुगल वंश स्थापित होने से पहले अफगान शासकों ने भारत पे शासन किया था, ठीक है, और जो सुल्तान थे इब्राहिम लोदी, वो सब उनकी मृत्यु हो जाने के बाद भी कुछ अफगान भारत में बच गए थे, ठीक है। उनका सफाया किसने किया, अकबर ने कर दिया, सुपड़ा साफ अफगानों का। निकटवर्ती राजाओं को भी हराया, ठीक है, जो उसके आसपास दिल्ली के पास में अजमेर हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, और विभिन्न प्रकार के क्षेत्र, बिहार आधुनिक जो भी हैं, ठीक है, वहाँ के जो विभिन्न राजवंश थे उनको हराया, उनके राजाओं को हराया। मालवा गोंडवाना लैंड, मालवा का पठार जो है, ठीक है, उसको जीता। गोंडवाना जो बंगाल का इलाका है, बंगाल पश्चिम बंगाल वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, वो गोंडवाना कहलाता था, उसको जीता। उसने अपने सौतेले भाई मिर्जा हाकिम, ठीक है, किसको, उसका सौतेला भाई कौन था, मिर्जा हाकिम, व उज्बेकों के विद्रोह को दबाने के लिए सैन्य अभियान किया। सैन्य अभियान क्या होता है, देखिए, अभियान मीन्स होता है किसी कार्य के प्रति संलग्न हो जाना, तो यहाँ पे सैन्य है। देखिए, जो उस समय लोग जीतने के लिए क्या करते थे, सेना का उपयोग करते थे, तो बंदूकें नहीं होती थी ज़्यादा, ठीक, गोला बारूद तो होता नहीं था, तोपें होती थी, वो गोला छोटे छोटे गोला होते थे, उनको दगाते थे। तो इन लोगों ने क्या किया, सैन्य अभियान चालू किया, बहुत बड़ी बड़ी टुकड़ी में सेना को भेजते थे इस इलाके में। देखिए, जैसे ये मेरा इलाका है, ठीक है, या किसी और का इलाका है, ठीक है, इनके ऊपर क्या हो गया, हमको जीतना है इनको, तो हम क्या करेंगे, अपनी बड़ी टुकड़ी को एक बढ़िया नेतृत्व के अंडर में भेज देंगे, इनको पर आक्रमण कर देंगे, और फिर क्या करेंगे, इनको जीत लेंगे, और वहाँ की धन संपदा को ले आएंगे अपने पास, अपनी वृद्धि करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, 1568 में सिसोदिया वंश की राजधानी मेवाड़ को जीत लिया। तो अकबर की महान उपलब्धि कह लीजिए, ठीक है। इसने क्या किया, 1568 में मेवाड़ वंश, ठीक है, मेवाड़ महाराणा प्रताप से संबंधित है, देखिए वहीं पे क्या कर दिया, सिसोदिया वंश को अपने अंडर में ले लिया, ठीक है, जीत लिया मेवाड़ को। फिर इन्होंने 1569 में, कब, 1569 में रणथंभौर को जीत लिया। रणथंभौर भी वही चित्तौड़गढ़ के आसपास का इलाका हुआ था, ठीक है, वही है, रणथंभौर को भी जीत लिया। अब दूसरा कालखंड जो होता है वह 1570 से 1585 के मध्य के विषय में। तो इसमें इनकी जो विशेष उपलब्धि हुई वह गुजरात के विषय में हुई, ठीक है। गुजरात के विरुद्ध इन्होंने एक सैन्य अभियान चालू किया, ठीक है। गुजरात को जब इन्होंने जीत लिया, ठीक है, तो इन्होंने बुलंद दरवाजा को बनवाया, जो कि विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा है। 1579 से 80 के मध्य इन्होंने मिर्जा हाकिम के पक्ष में विद्रोह किया। लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे दिक्कत हो गई, क्या चीज़, मिर्जा हाकिम के पक्ष में और भी बहुत सारे शासक आ गए, तो इनके लिए ये एक जटिलता हो गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, मिर्जा हाकिम को हरा दिया इन्होंने। अब बात करते हैं तीसरे कालखंड की, वह है 1585 से 1605 तक का कालखंड। इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले तो भाई, क्योंकि अंतिम वर्षों में जा चुके थे, क्योंकि अब तो ये नूब प्लेयर तो थे नहीं, अब ये प्रो हो चुके थे। कैसे, देखिए, 13 वर्ष की अल्पायु में ये शासक बने, धीरे धीरे इनको अनुभव होता गया, युद्ध कला कौशल में ये तीव्र हो गए, ठीक है, और तेज तर्राक हो गए, बढ़िया कि युद्ध कैसे जीतना है, कहाँ पे कितनी सेना लगानी है, क्या करना है, ठीक है। तो क्या हुआ, उसके बाद इसका अनुभव उनको प्राप्त हुआ। इस काल का अंतिम कालखंड में साम्राज्य का विस्तार हुआ। उत्तर पश्चिम में अभियान चला है, ठीक है। उत्तर पश्चिम क्या है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ऊपर जम्मू कश्मीर का इलाका, ठीक है, वह सभी क्या है, भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है। सफविद को हराया, जो कि कांधार के आसपास के शासक थे, ठीक है। सफविद जो वहाँ के शासक थे, कांधार को हराया, ठीक है। सफविद को हराकर कांधार को अपने देश में मिला लिया। उसके बाद कश्मीर को भी जीत लिया, जो कि उनके सबके अफगानों के अंडर में था। मिर्जा हाकिम की मृत्यु हो गई इसी बीच में। फिर क्या हुआ, काबुल का जो राज्य था इनके पास आ गया, ठीक है। काबुल का राज्य जो था वह अकबर के अंडर में आ गया। अब तो भाई मजा ही आ गया, एकदम पूरा मौज हो गई, मौज, एकदम मौज। दक्कन में सैन्य अभियान चलाया। दक्कन मैंने बताया बहुत बार, ठीक है, वह भारत का जो दक्षिणी इलाका है वही दक्कन का पठार है। वहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारे सैन्य अभियान चलाए। बरार हो गया, खानदेश हो गया, अहमदनगर, इन सभी के कुछ कुछ हिस्सों को अपने अंडर में ले लिया, कब्जा कर लिया। अंतिम दिन में भाई साहब के साथ बहुत बड़ा लोचा हो गया। क्या हो गया, देखिए क्या हो गया कि इनके इन्हीं के एक बेटे थे, उनका नाम था भाई सलीम। अब सलीम भाई को क्या हुआ कि इनके पिताजी की जितनी भी नीतियाँ थी वो अच्छी नहीं लग रही थी,
क्या कर रहे थे ये 49 साल इनके शासन करते हो गए। अब वो शासन दे ही नहीं रहे इनको, अर्थात किसको, सलीम को, ठीक है, शासन करने के लिए दे ही नहीं रहे। अब बेटा को क्या हुआ, अर्थात सलीम को गुस्सा आने लगा, अभी पापा हमें तो बढ़िया शासन ही कर रहे हैं, हमारा कब टाइम आएगा। तो क्या फिर इन्होंने विद्रोह कर दिया, किसी ने, सलीम ने विद्रोह कर दिया, कह दिया कि अपना टाइम आ गया है। अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम आ गया है। जब अपना टाइम आ गया तो इन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के बाद अकबर को कहा पापा जी टाटा बाय बाय कर दिया, ठीक है, इनको कैद करवा दिया। फिर क्या होता है आगे, 1605 ईस्वी में सलीम जहांगीर नामक उपाधि से दिल्ली की सल्तनत में बैठता है, ठीक है, मुगल साम्राज्य का क्या बनता है, ये शासक बनता है। किस नाम से, जहांगीर, ठीक है, इस नाम से। अकबर के कार्य को ही इसने आगे बढ़ाया, ठीक है। इसको कहा जाता है अपने पिता की जमीन का ना तो 1% ये बढ़ाया था और ना 1% ये घटने दिया, मतलब जितना था उतना ही था, ना तो ब्याज ये ले पाए और ना तो मूलधन में कुछ कमी होने दिया, ठीक है। तो अकबर के कार्यों को आगे बढ़ाया। सिसोदिया वंश के शासक जो थे उस समय अमर सिंह, ठीक है, इनके एक उपलब्धि मान लीजिए, अमर सिंह को मुगल सेवा में इन्होंने ले आया। सिखों, अहोमों व अहमदनगर के खिलाफ इनका जो अभियान था वो असफल हो गया। भाई पिताजी तो बढ़िया, एकदम बढ़िया, जो आता रास्ते में उसको हरा देते, लेकिन जहांगीर क्या हुए, असफल हो गए। पहला सिखों, दूसरा अहमद और तीसरा अहोमों के विरुद्ध इन्होंने जो अभियान चला उसमें असफल हो गए। फिर शासन के अंतिम दिनों में इनके साथ भी वही हुआ। क्या हुआ, इनके जो बेटे थे खुर्रम, इनको भी लगा कि पिताजी ज़्यादा शासन कर लिए हैं, अब अपना टाइम कब आएगा। तो इन्होंने भी क्या कर दिया, विद्रोह, अपना टाइम आ गया है, फिर विद्रोह कर दिया। तो इन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह करने के बाद अब शासन सत्ता को ले लिया अपने हाथ में। एक बात इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि मेहरुन्निसा ने 1611 में जहांगीर से विवाह किया। कब, 1611 में विवाह किया और उसे नूरजहां के खिताब से नवाजा गया। उसी को क्या कहा गया, नूरजहां, ठीक है। नूरजहां ने ही जहांगीर की आत्मकथा को लिखा था। अब हम जानेंगे शाहजहां और औरंगजेब के विषय में।